नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं उस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की, उस आहार विहार की, उस दिनचर्या की, जिसके अनुसार अगर आप अपने जीवन का यापन करते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं, तो आपको रोग ही नहीं होंगे। क्यों हमारे अंदर रोग पैदा हुए और क्यों इतने हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ी और क्यों आज हम ठीक नहीं हो पा रहे? आज सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी दिनचर्या खराब हो चुकी है। तो हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे तो नाइट ड्यूटी है, कोई कहता है डे ड्यूटी है, कोई कहता है दोपहर की ड्यूटी है। बिल्कुल आपकी ड्यूटी है, आपको कार्य करना है और करना चाहिए भी। लेकिन ये सब होने के बावजूद आपकी दिनचर्या कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। आपको कैसे क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। आपको सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। उठ करके भरपेट भोजन कर लेना चाहिए और शाम का भोजन भी 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक कर लेना चाहिए। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप एक बार खाते हैं यानी सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में भोजन कर लेते हैं तो योगी की तरह आप कभी बीमार नहीं होंगे। हजारों हजार वर्ष तक आप जिंदा रह सकते हैं। और अगर आप 2 टाइम भोजन करना चाहते हैं तो सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन कर लीजिए और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। लेकिन इस भोजन को कैसे करना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आप लोग बाजार के आटा लेकर के आते हैं जो बहुत बारीक पिसा हुआ होता है और शायद इसलिए लेके आते हैं कि आपकी रोटियां चपाती सफेद रंग की बन जाए, जिसको आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन एक मुट्ठी मैदा लेकर के दीवार पर मार के देखिए, वो 50% चिपक जाती है दीवार के साथ। और अगर मोटा आटा लेकर के आप दीवार पर मारते हैं तो सारा नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से अगर आप बाजार के बारीक पिसे हुए आटे का प्रयोग करते हैं तो उसका 50% आपकी आंतों में चिपक जाता है और 50% मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि जितना मैं खाता हूं उतना नहीं निकलता। टॉयलेट जाने के पश्चात मेरे मन में शांति नहीं होती है। मुझे लगता नहीं कि मेरा पेट खाली हो गया, कुछ पेट भरा भरा सा रह जाता है, क्योंकि आप लोगों ने बारीक आटे की रोटियों का प्रयोग किया है। या फिर आपने भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी नहीं पिया, क्योंकि जब भोजन के बीच में आप पानी नहीं पीते हैं तो वह भी सॉलिड आहार जो अंदर गया उसको टूटने में समय लग जाता है और समय लग जाता तो पूरा 24 घंटे में जिसको बाहर आ जाना चाहिए वो बाहर नहीं आ पाता। तो हमें 2-3 बार जाना पड़ता फ्रेश होने के लिए और फिर भी हम फ्रेश नहीं होते, क्योंकि भोजन के बीच में पानी नहीं पिया गया। अब यहाँ भी भ्रांतियां फैला दी गई कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, 1.5 घंटा बाद पीना चाहिए, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना चाहिए। सभी गलत वाक्य है। हमें सुबह उठते ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए, बासी पानी का प्रयोग करना चाहिए और भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी भोजन अंते विस्पर्धम भोजन आदि रोग कारणम। भोजन के अगर तुरंत पहले आप पानी पी करके भोजन करते हैं तो ये रोगों को पैदा करता है। भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है अमृत का काम करता है। और कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं परितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पिया गया पानी जो हमारे इंटेस्टाइन में विभिन्न प्रकार के एसिड्स पैदा होते हैं, वो एसिड अपने आहार में मिलकर के आहार का अवशोषण करते हैं और मल द्वार के द्वारा मल बचा हुआ मल बाहर निकल जाता है।
और जो एसिड उनको नहीं तोड़ता तो शरीर में विभिन्न प्रकार की कमियां हो जाती हैं, जो डॉक्टर कहते हैं विटामिन बी कम हो गया, सी कम हो गया, किसी को कहते हैं विटामिन के कम हो गया। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, विटामिन डी कम हो गया, बी कम्प्लेक्स कम हो गया। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, मैं पूछता हूँ उसको दूध पीने से सभी चीजें मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन साफ नहीं है, हमारी आंतें साफ नहीं हैं। हमने अपने आंतों को बगैर भोजन के बीच में पानी पिए भर लिया है, या फिर हमने बारीक पिसे हुए आटे से अपनी आंतों के मार्ग को अवरुद्ध कर लिया है, या फिर गलत समय पर भोजन करके या भोजन न करके सारा दिन चाय कॉफी कोई इस तरह की चीजें, गलत चीजों का प्रयोग करते रहे, उसके कारण हमारी आंतों के अंदर मल जम गया। ये आंतों के अंदर जब मल जम गया तो आंत तो भोजन को ऐसे एब्जॉर्ब करेंगे, भोजन को तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आंत को साफ करना बहुत जरूरी, यानी इंटेस्टाइन का साफ करना बहुत जरूरी है। महर्षि चरक ने कहा है, सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः, सभी रोगों का जो मूल कारण है वो मल है, और इन मलों को मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए समय पर। और जब ये बाहर नहीं निकलता, यानी ये आंत में जब मल रुक जाता है, या तो भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती, या फिर भोजन पचता ही नहीं है। अब भोजन करने की इच्छा नहीं होती, गले तक आप भरे रहते हैं, आपका कलेजा भरा रहता है, उसके कारण आपका शरीर निढाल हो जाता, थका थका सा महसूस करने लग जाता है, और शरीर में एक अनावश्यक मोटापा पैदा हो जाता है। वह मोटापे के कारण चलते हुए आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि थोड़ा सा चलने के बाद आप थक जाते हैं, सांस फूल जाते हैं, और आपका शरीर साथ छोड़ देता है, आपकी नसों में दर्द होने लग जाता है, आपको कुछ समय बैठना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें भी आमवात की बीमारी है, कच्चा रस रह जाने से बीमारी है। और कच्चा रस क्यों रहा? क्योंकि आपने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया, और सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन नहीं किया। तो आपको सुबह का भोजन 4 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए, और अपना जो आटा है उसमें 4 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी बनानी चाहिए, और उस मोटे आटे की रोटी को आधा घंटा पहले, और उस आटे को आधा घंटा पहले गौंद करके रख देना चाहिए। और चपाती भी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बारीक चपातियाँ जो आप जला देते हैं तवे पर, वो उसके खाने से शरीर के अंदर एसिड पैदा होता है, गरम गरम भोजन करने से भी एसिड पैदा होता है। आपको कम से कम 1 घंटा पहले बने हुए आहार का, दाल सब्जी का या रोटी का और चावल का प्रयोग करना चाहिए। जो आप गरम गरम चपातियाँ खा रहे हैं, गरम गरम चावल खा रहे हैं, गरम गरम सब्जी दाल का प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी आपकी एसिडिटी का कारण है। और दूसरा, आपको भोजन धरती में बैठकर करना चाहिए। आपको भोजन बनाने वाले के सामने धरती पर बैठ करके पद्मासन लगा करके आपको भोजन करना चाहिए। इस तरह से जब आप भोजन करते हैं तो वो खाया हुआ भोजन आपके अंदर ताकत देता है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए। आपको भोजन अपने परिवार के अंदर करना चाहिए। आपको अपना भोजन करने वाले की सराहना करते हुए करना चाहिए। और इस तरह से जो भोजन किया जाता है वो भोजन कभी रोगों का कारण नहीं बनता। आपने देखा होगा कि होटल इत्यादि में जब हम रोटी खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, कब्ज हो जाती है। विवाह में रोटी खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, कब्ज हो जाती है, गैस बनने लग जाती है। 2-3 दिन तक ऐसा पका हुआ भोजन खाने की इच्छा ही नहीं पैदा होती है, क्योंकि हमने भोजन का सही प्रयोग नहीं किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हित भुक मित भुक रित भुक। हितकारी खाइए, यानी जो आपके लिए लाभकारी है उसका प्रयोग कीजिए। बहुत से लोग जो गठिया के रोगी हैं, अगर वो दही का प्रयोग करते हैं तो उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है। वो अगर उड़द का प्रयोग करते हैं, राजमा का प्रयोग करते हैं या हैवी डाइट का प्रयोग करते हैं तो दर्द पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों को दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हित भुक यानी जो आपके लिए हितकारी है वो चीज खानी चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन कम करना चाहिए। अपने भोजन जो भूख लगे उससे कम आधा भोजन कर लेना चाहिए, तो उनका गठिया जो है, दर्द का रोग दूर हो जाएगा। बहुत से रोगी आते कहते हैं, जी मुझे तो गठिया हो गया है, मेरे तो जोड़ों में दर्द हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि जोड़ घुटनों को बदलना पड़ेगा। और मैंने तो अपने एक रिश्तेदार को देखा था, उसका पहले घुटना बदला गया, फिर उसका दूसरा घुटना बदला गया, और अब उसका कुल्ला बदलने के लिए कह रहे हैं, वैद्य जी हम तो घबरा करके आपके पास आ गए, क्योंकि कहीं भी हमारा भी ये घुटना बदल जाए, फिर दूसरा बदल जाए, फिर कुल्ले बदलने पड़ जाए, हम तो मर जाएंगे, इतना कैसे सहन करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं।
तो मैंने कहा कि आयुर्वेद तो कहता है पथ्य सेवन है कि भेषजम, अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहते हैं हाँ जी हम जरूर परहेज करेंगे, आप जो कहेंगे हम उसको जरूर मानेंगे। जब इस विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपका एक ही परहेज है कि आपको सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी नहीं पीना, आपको सुबह उठते ही चाय कॉफी का प्रयोग नहीं करना, आपको सुबह सुबह खाली पेट दूध और फलों का प्रयोग नहीं करना है। तो कहते वैद्य जी क्या कह रहे हैं आप, हमें तो आज तक यही बताया गया कि सुबह सुबह आप गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, आप मना कर रहे हैं। हमें तो ये कहा गया कि सुबह सुबह आप फलों का या दूध का प्रयोग कर लीजिए, आप सारा दिन खाली रह जाइए। मैंने कहा देखिए जो जोड़ों का दर्द है वो एक एसिड के कारण बनता है, एसिड जब आपके जोड़ों में जाकर के रुक जाता है तो वो गठिया को पैदा कर देता है, और उसी एसिड के कारण डॉक्टर कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, उसी एसिड के कारण कहते हैं गैप बन गया। ये गैप का बन जाना, ग्रीस का खत्म हो जाना आपके भोजन के कच्चे रह जाने के कारण होता है। और भोजन जो कच्चा रह गया उसका कारण क्या है कि आपने सुबह सुबह जो गर्म पानी पी करके अपनी अग्नि को मंद कर लिया, जठराग्नि थी उसको खत्म कर लिया। वो कहते वैद्य जी ऐसे क्या कह रहे हो। तो मैं कहता हूँ देखिए आप अगर गर्म पानी में नहाते हैं आपको ठंड लगती है, नजला जुकाम हो जाता है, लेकिन कभी भी ठंडे ताजे पानी से नहाने से ठंड नहीं लगती है, क्योंकि जब गर्म पानी से नहाने से ही हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाता है। तो जो सुबह सुबह आपने गर्म पानी का प्रयोग किया, उस गर्म पानी से आपकी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, और जठराग्नि कमजोर होने के कारण आगे जो आपने भोजन किया वो पच नहीं पाता है, अपच का रोग पैदा हो जाता है। उस अपच से आमरस बन जाता है, और वह आमरस आपके जोड़ों में जाकर के जब रुक जाता है या नसों में जाता है, रुक जाता है, तो नसें ब्लॉक हो जाती है, नर्व वेरिकोज पैदा हो जाता है। वो नसें वो है कच्चा रस जब आपके जोड़ों में आ जाता है और वायु को रोक देता है तो वहां दर्द पैदा हो जाता है। वायु का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां से आपके पैर फूल जाते हैं। कहते हैं वैद्य आप ठीक कह रहे हैं, कभी तो हमारा घुटना फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और कभी ये भयंकर दर्द करने लग जाता है। आप सोचिए, ध्यान कीजिए कि जब आपको गैस बनेगी, आपका आहार ठीक से नहीं पचेगा, तभी शरीर में दर्द बढ़ जाता है। इसलिए आप थोड़ा खाएंगे, हित भुक हितकारी खाएंगे, मित भुक थोड़ा खाएंगे, ऋत भुक ऋतु अनुसार खाएंगे। फिर बोले वैद्य जी ऋतु अनुसार हम कैसे देख पाएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। ऋत भुक ऋतु अनुसार खाइए, यानी जो फल फ्रूट बहुत सस्ते हो गए हैं आप उनका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ऋतु के अनुसार अब आ गए हैं, फल जब ज्यादा आ जाएगा सस्ते हो जाते हैं, आप उनका प्रयोग कीजिए। बोले चलो फल और सब्जी का तो हो गया, दालों का कैसे करें। मैंने कहा दाल और सब्जी जो आपको मिलती है, आप ये देखिए कि दालें तो आपको 12 के 12 महीने मिल जाती हैं, क्योंकि ये सुखा करके इकट्ठी कर ली जाती है, लेकिन सब्जियां जो ताजी आती है। आज अगर आप तरबूज खरबूजा गर्मी के दिनों में प्रयोग करना चाहिए, इनको वर्षा ऋतु में प्रयोग नहीं करना चाहिए, सर्दी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो बैंगन आते हैं जिस ऋतु में आते हैं उस विशेष ऋतु के अंदर उनका प्रयोग करना चाहिए। जो स्टोर्ड चीजें हैं उनका प्रयोग करने से भी आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। तो कहते हैं वैद्य जी आप बताइए, हम तो आपकी बात मानेंगे, हमारे घुटनों का दर्द कैसे जाएगा। तो मैं कहता हूँ देखिए आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आप रोजाना हल्की एक्सरसाइज कीजिए, अपने घुटनों के बल बैठिए, पंजे पर बैठिए। वो कहते हैं वैद्य जी तो बैठा ही नहीं जाएगा, हम तो बैठ ही नहीं पाते, हमने तो शौच जाने के लिए टॉयलेट जाने के लिए भी अंग्रेजी शीट लगवाई, हम तो बैठते ही नहीं। जब आप बैठेंगे नहीं तो आपके वे जोड़ रुक जाएंगे, और जब जोड़ आपके रुक जाएंगे, वहां से जो ब्लड आना चाहिए था, वहां से जो पानी आना चाहिए था, वहां से जो ग्रीसिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी तो डॉक्टर क्या कहेंगे, ग्रीस खत्म होगा। अब आपने अपने रास्तों को अपने आप रोक लिया, इसलिए आपको रोजाना 3-4 बार धरती पर पंजे के बल बैठना है और फिर खड़ा हो जाना है। जितना भी आपसे बैठा जाए बैठिए और खड़ा हो जाइए। और जो मैं दवाई दे रहा हूं वह आपके आम पाचन को, आम रस को दूर करेगी, आम का पाच करेगी और वो पक जाएगा तो आपके जोड़ों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और जब ये जोड़ मुड़ने शुरू हो जाएंगे, खुलना बंधना आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहबाते न सिद्धते। वायु के द्वारा ये सिद्ध होती हैं। जब ये फैलना और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तब आपके अंदर जो है देखिए अपने आप ये दर्द दूर होता चला जाएगा। बोले वैद्य जी आप ठीक कह रहे हैं और मैं ऐसा ही करूंगा।
आप अपनी दवाई दीजिए, तो हम उनको दवाई देते हैं पेट साफ करने के लिए जो आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। हम आपको दवाई देते हैं उस चीज के लिए जो आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा करके मल को बाहर निकाल देता है, यानी अनुलोमक औषधि का प्रयोग कराते हैं जो पेट को साफ कर देता है, अग्नि को तेज कर देता है। जब आपका पेट साफ हो जाएगा, अग्नि तेज हो जाएगी, तो अपने आप आपका दर्द दूर हो जाएगा। जो 15 दिन के बाद आता है, वैद्य जी मेरे तो घुटनों का दर्द चला गया, अब कोई मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन कब तक दवा खानी पड़ेगी? तो हम कहते हैं दवा आपको तब तक खानी पड़ेगी जब तक आप जिंदा रहना चाहते हैं। बोले इसका मतलब? इसका मतलब दवा नहीं, आपको परहेज रखना पड़ेगा सारी जिंदगी कि आप सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और शाम का भोजन भी 9 बजे से पहले कर लीजिए। बस यही आपको करना है। चाय, कॉफी, अंडा, मांस, मछली आपको नहीं खाना है और गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। दिन भर आपको पानी का खूब प्रयोग करना है। इस तरह से अगर आप अपनी दिनचर्या का यापन करते हैं तो आप कभी रोगी नहीं होंगे। ऐसे ही रोगी आ जाते हैं जैसे बीपी का रोगी आता है। बीपी का रोगी जब हमारे पास आता है, कहता है वैद्य जी क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, एक दिन भी गोली नहीं खाते, हमारा बीपी बढ़ जाता, चक्कर आने लग गए हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है, हमारे हाथ पैर सुन्न होने लग गए हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है। और बीपी की गोलियां खाते खाते मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर अब कहने लग गए हैं कि आपका हृदय कमजोर हो गया है, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपने जो बीपी की दवा का प्रयोग किया उसके कारण ये समस्याएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि आपने शरीर में खून को पतला करने की जिस दवा का प्रयोग किया है उसने आपके सिस्टम को ठीक नहीं किया। बोले जी सिस्टम क्या होता है? मैंने कहा कि आयुर्वेद कहता रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस्ततो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता, रस से रक्त बनता, रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। इस तरह से जब रस से रक्त का निर्माण होता है, इसकी व्याख्या मैं करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिस्टम काम करता है। बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ और देखिए आगे कैसे मैं आपको बगैर दवा के स्वस्थ रहने का तरीका बताता हूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि खाया हुआ आहार किस तरह से कार्य करता है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थन मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं भोजन उससे रस बनता है, रस से रक्त बन जाता है, और रक्त जब बनता है तो वहाँ कच्चा रस खत्म हो जाता है, और कच्चा रस जब खत्म हो जाता है तो खून का गाढ़ापन खत्म हो जाता है, और नया खून जब उसमें मिल जाता है, सिस्टम आपका ठीक हो जाता है। तो हमारे हर अंग को मजबूत करने के लिए जितनी पावर का यानी जितना गाढ़ा हमें ब्लड चाहिए उतना ब्लड जब हर अंग में जाएगा तो आपका अंग कोई कमजोर नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर के अंदर खून को पतला करने की दवाई यानी शरीर में जो ब्लड का निर्माण हुआ उसको पतला करने की दवा आपने प्रयोग कर लिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि आपका शरीर कमजोर होता गया, शरीर हांफने लग गया, हार्ट क्या सभी अंगों ने कम काम करना शुरू कर दिया। जहां अंग आपका हार्ट कम काम करता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा, आंखें कमजोर हो गई तो कहते हैं चश्मा चढ़ाना पड़ेगा, नर्व सिस्टम कमजोर होगा तो कहते हैं आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई तो कहते हैं बोन के यानी बोन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और अगर आंतें कमजोर हो गई तो कहते हैं गैस्ट्रोएनोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। यानी आपको अलग अलग कारणों के अलग अलग डॉक्टर्स के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन कारण क्या था कि आपने सिस्टम को ठीक नहीं किया, मात्र खून को पतला करने की दवा का प्रयोग किया। लेकिन अब आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको घी खिलाऊंगा, मैं आपको दूध पिलाऊंगा, मैं भरपेट खिलाऊंगा, ना आप में मोटापा आएगा और न ही आप बीपी बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाऊंगा। जब आपका डाइजेशन सिस्टम पाचन संस्थान मजबूत हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। वो कहते हैं जी डॉक्टर ने तो हमारा नमक भी बंद कर रखा है, घी भी बंद कर दिया,
अरे नमक नहीं खाओगे तो डाइजेशन पावर कहाँ से बढ़ेगी। आपने नमक नहीं खाया पर ऑलरेडी पहले ही आपका पाचन संस्थान कमजोर था, आपने नमक का खाना बंद कर दिया, आपका डाइजेशन और कमजोर हो गया और उस और कमजोरी का प्रभाव क्या पड़ा कि आपके शरीर की ताकत ही खत्म होती चली गई। हम आपको सेंधा नमक का प्रयोग कराएंगे, हम आपकी डाइजेशन पावर को सेंधा नमक से पूरा करेंगे, हम आपके शरीर की ग्रीसिंग को घी से पूरा करेंगे और दूध के द्वारा आपके शरीर के अंगों को मजबूत करेंगे। स्नेहन मधुरम आहारम अमृतुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहते हैं। आप 15 दिन मेरी दवा का प्रयोग कीजिए, भूल जाइए उनको, उन्होंने क्या बताया और क्या कहा और क्या परहेज किया है। अब आप जो है मेरी दवा का प्रयोग कर लीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है बीपी आपका बढ़ रहा है, आप अपनी अंग्रेजी गोली खा लीजिए। तो कहते वैद्य जी ये क्या कह रहे हैं, देसी दवा के साथ क्या हम अंग्रेजी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो भोजन है, भोजन के साथ आप किसी भी पैथी का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर बीपी बढ़ गया या बीपी बढ़ रहा है तो बीपी की गोली खा लीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो दवा मैं दे रहा हूँ इस दवा से बीपी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका दिल कमजोर हो चुका है, आपका मन नहीं मानता कि जिस डॉक्टर ने कहा कि सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, आपको बीपी की दवा बंद नहीं करनी है, बंद कर दिया तो हमारे अक्षित्र की बात नहीं रहेगी, न जाने क्या हो जाएगा, आपको इतना डरा दिया गया है और आप बीपी की दवा नहीं बंद कर सकते, तो इसको कम से कम अपनी जेब पर रख लीजिए। आपको लगता है आपका बीपी कमजोर हाई हो गया तो अपनी गोली जेब से निकाल करके खा लीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आपको होता है तो खा लीजिए। तो कहते ठीक है वैद्य जी, लेकिन घी का मैं क्या करूँ, डॉक्टर ने तो कहा घी बंद कर दीजिए। मैं क्यों कहा घी बंद करने के लिए, कहा कि घी आपने नहीं खाना है, घी खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि पूर्व काल के अंदर जब माता बच्चा पैदा करती थी तो उस समय वो जच्चा बोलते हैं, उस जच्चा के समय में गरीब से गरीब परिवार भी 10 किलो घी खिलाता था। क्या वो व्यायाम करती थी कभी? बोले नहीं जी, वो सारा घी हजम हो जाता था, क्योंकि घी तो लघु सुपाच्य है जो आसानी से हजम हो जाता है। आपका घी बंद नहीं होना चाहिए था, इन्होंने आपको गलत सलाह दी गई है। क्योंकि घी या तेल जब इतना गर्म हो जाता है कि वो दूसरी चीज को जलाने लग जाए, उस समय का घी नहीं खाना चाहिए, उस समय का तेल नहीं खाना चाहिए। वैसे तेल का प्रयोग कभी करना ही नहीं चाहिए। तैलम तेजम हरति, तेल तेज को हरता है, तेल कैंसर बनाता है। आप घी का प्रयोग कीजिए, लेकिन घी कभी इतना गर्म नहीं होना चाहिए जो दूसरी चीज को जला जाए। जब वो इतना गर्म हो जाता है, जिसको हम तड़का कहते हैं, छौंक में जब उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आयुर्वेद उसको निषेध मानता है। छौंक में आप घी इतना प्रयोग कीजिए कि आपका जीरा या हींग भुन जाए। वैसे घी कितना ही डाल लीजिए, कोई नुकसान नहीं करता है। बोले वैद्य जी आप क्या कहते हो? मैंने कहा कि आप देखिए आपके पूर्वज घी खाते थे। बोले जी खाते थे, लंबे तगड़े थे। बोले हाँ जी ठीक थे। और आपने कब से घी बंद कर दिया? बोले जी मतलब पिछले 10 साल से गोलियां खा रहा हूँ, 5 साल से तो लगातार मैं बीपी की दवा खा रहा हूँ। डॉक्टर ने जब से कहा घी बंद कर दीजिए, और जब आप डॉक्टर के पास गए आपका बीपी था, लेकिन शरीर के अंदर थी ताकत थी। लेकिन आज गोली तो खा रहे हैं, बीपी तो आपका कंट्रोल है, लेकिन क्या शरीर के अंदर ताकत है? नहीं वैद्य जी, दिखना भी कम हो गया, घुटने भी कमजोर हो गए, शरीर साथ नहीं दे रहा, चलते हुए सांस फूल रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है तो कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी कूल्हे में दर्द हो रहा है, न जाने कितने दर्द बन गए हैं। माँ एक बीमारी लेकर के गए थे जिसका नाम बीपी था, आज आपके अंदर कितनी बीमारियां आप सोच लीजिए। आपने जब से घी बंद किया, याद कीजिए, जब से आपने घी बंद किया क्या शरीर के अंदर ताकत रह गई? कहता नहीं जी, घी जब से बंद किया है मेरा शरीर कमजोर होता चला गया, गोलियां भी बंद नहीं हुई। अब मेरे कहने से आप 15 दिन घी का प्रयोग करना, खूब हलवा खाना, रोटी में सब्जी में डालकर आप घी का प्रयोग करना, और अगर आपको बीपी हो तो बीपी की दवा खा लेना। लेकिन जब आपका इंटेस्टाइन सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जब आपका हृदय मजबूत हो जाएगा, तो हार्ट ठीक से पंपिंग करेगा, आपकी कहीं नसें ब्लॉक नहीं होंगी, आपको कहीं भी जो है सुन्नपना नहीं आएगा, नमनेस नहीं आएगी, कहीं भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हार्ट की पंपिंग के कारण आपका शरीर की सभी नसें धमनियां खुल जाएंगी। और जब गैस नहीं बनेगी तो गैस कहीं रुकेगी नहीं, और जब गैस नहीं रुकेगी तो आपको बीपी भी नहीं रहेगा, जब गैस नहीं बनेगी तो सर्वाइकल भी नहीं रहेगा, माइग्रेन भी नहीं रहेगा, और गैस नहीं रुकेगी, गैस नहीं बनेगी तो आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, सांस फूलना बंद हो जाएगा, क्योंकि गैस के कारण सभी बीमारियां थी।
और इसी गैस के कारण और इसी भोजन के डाइजेस्ट न होने के कारण जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती चली गई, उस बढ़ी हुई गर्मी ने जब आपके पैनक्रियाज पर काम किया, तो अब डॉक्टर कह देंगे कि आपको बॉर्डर लाइन पर शुगर आ गया है। वो तो तुरंत कहता है वैद्य ये तो डॉक्टर ने कह ही दिया है कि बॉर्डर लाइन पर शुगर आ गया है। बॉर्डर लाइन पर शुगर आने का मतलब हमारे अनुसार आप लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, क्योंकि आयुर्वेद में प्रमेय रोग 20 प्रकार का है, और 20 प्रकार में जब अंतिम स्टेज यानी 18 को क्रॉस कर लेते हैं, तब ये एलोपैथी साइंस उसको कहता है कि आप बॉर्डर लाइन पर आ गए। हमारे अनुसार 18 प्रकार के प्रमेय को क्रॉस करके जब आप 19 पर आते हैं वो बॉर्डर लाइन कहते हैं, और 20 पर आ जाते हैं तो कहते हैं कि शुगर हो गया। अब शुगर जो आपका ठीक नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेद कहता जन्म के पश्चात होने वाला कोई भी रोग असाध्य नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर बल बचा हो, बशर्ते कि आपके अंदर जो है मानसिक बल हो और आपके वैद्य ठीक हो, आपकी औषधि ठीक हो, तो आपके प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ मैं जब अपने रोगियों का इलाज करता हूँ, चाहे किसी भी स्टेज का, चाहे वो कैंसर के रोगी हों, चाहे HIV के रोगी हों, चाहे वो शुगर के रोगी हों, जिन दवाओं का मैं प्रयोग करता हूं, क्योंकि आयुर्वेद तो यही तो कहता है कि पेट को साफ कर दीजिए, अग्नि को तेज कर दीजिए और अंगों को मजबूत कर दीजिए। मैं आपको पेट साफ करने की औषधि दूंगा जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। मैं आपकी अग्नि को तेज करूंगा जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, और मैं आपके अंगों को मजबूत कर दूंगा। जब आपके अंग मजबूत हो जाएंगे, जब पैनक्रियाज कमजोर हो जाता है तो बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाते, और इंसुलिन जो शुगर को तोड़ता है, जो शरीर के अंदर एक पावर देता है, जब वो नहीं बनेगा तो शरीर में पावर नहीं आती। इंसुलिन हमें बाहर से आवश्यकता पड़ती है। जब मैं अपनी औषधि के द्वारा आपके पैनक्रियाज में ताकत पैदा कर दूंगा तो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे, और आप बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप परमानेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके सिस्टम को ठीक किया है। मैं आपके पेट को साफ करूंगा, और पेट साफ करने की वो औषधि नहीं है जो मरोड़ा बनाएगी, ऐंठन बनाएगी, या कमजोरी आएगी, या खून का पानी कम हो जाएगा। हमारी औषधि अनुलोमक है जो पेट को साफ करेगी, अग्नि को तेज करेगी, और साथ में मैं आपको रसायन का प्रयोग कराऊंगा जो आपके अंगों को मजबूत करेगा। और जब आपके अंग मजबूत हो जाते हैं, मान लो आपकी आंखें कमजोर हो गई, आपको चश्मा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपका चश्मा हमारी दवाई से अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि मैंने आपके आंख के सिस्टम को मजबूत किया है, ऑप्टिक नर्व को मजबूत कर दिया है। आपके अगर बाल सफेद हो गए, मैंने आपके लीवर के अंदर रंजक पित्त को पैदा किया जिससे लीवर मजबूत हो गया, और जब लीवर आपका मजबूत हो जाता है तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। जब आपका लीवर मजबूत हो जाएगा तो लीवर में हेपेटाइटिस B और C जैसे रोग दूर हो जाएंगे। जब आपका लीवर मजबूत हो जाएगा तो आपको लीवर सोराइसिस जैसा रोग नहीं बनेगा। जब आपका लीवर मजबूत हो जाएगा तो लीवर में बनने वाली रंजक पित्त, वह रंजक पित्त आपके बालों में रंगने का काम करेगी। हमें बाहर से किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपके अंदर से बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं आपके सिस्टम को जब मजबूत करता हूं तो आपका हृदय मजबूत हो गया, पेसमेकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका किडनी मजबूत हो गया, आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका पैनक्रियाज मजबूत हो गया, आपको जो है बीटा इंसुलिन की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। आपका नर्व सिस्टम मजबूत हो गया तो आपके नर्व सिस्टम कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, आपके अंदर नपुंसकता पैदा नहीं होगी, आपका शरीर उत्साह के साथ काम करेगा। और ऐसे ही जब शरीर का पाचन संस्थान काम करेगा तो लगातार आपको कब्ज की दवा नहीं खानी पड़ेगी, लगातार आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए दवा खानी नहीं पड़ेगी, आपको हाइटिस हर्निया के लिए दवाई खानी नहीं पड़ेगी, और किसी भी प्रकार के हर्निया के लिए आपको सदा दवाई या ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपके पैनक्रिया, आपकी इंटेस्टाइन सिस्टम को, मैंने आपके पाचन संस्थान को मजबूत किया है। इस तरह से आयुर्वेदिक सफल इलाज करता है, क्योंकि वह आपके सिस्टम पर काम करता है, वह आपके परहेज पर कायम रहता है। पथ्य से विनय किम भेषजम, परहेज से रहोगे तो औषधि की क्या आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में आपको दिनचर्या का वर्णन किया है। अगर आपकी दिनचर्या ठीक हो गई, आपका खाना पीना रहना सहना ठीक हो गया, तो आप समझिए रोगी ही नहीं बनेंगे। नहीं तो रोगों के लिए दवा खाते रहेंगे, दवा पर दवा खाते रहेंगे, और इन दवाओं से परेशान होकर के आप अंत में कहेंगे भगवान उठा ले तो अच्छा है। उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले अंग्रेजी दवाओं से थक जाए, और इस जाने से पहले एक बार आप नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान पर आना और नाड़ी दिखाना। नहीं तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन करना, अपॉइंटमेंट लेना। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जान करके आप जहां भी कहीं हैं, देश में हो चाहे विदेश में, आपकी दवाई कोरियर से घर पहुंच जाएगी।
लेकिन 15 दिन मेरी दवा का प्रयोग करके देखना, मैं आयुर्वेदिक सिस्टम को ठीक करूंगा, मैं आपके सिस्टम को ठीक करूंगा और आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सदा दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।